अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। ईरान जंग में एक नया मोड़ आया। ईरान, अमेरिका, इसराइल, ये जंग बड़ी ख़तरनाक मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुकी है और अमेरिका इसमें बड़े बुरे तरीके से फंस चुका है। अमेरिका के अपने अंदर 26% के करीब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं जब से ये ईरान जंग शुरू हुई है। अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हम इसराइल के लिए ये जंग लड़ ही क्यों रहे हैं और इस जंग का मकसद क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था, गैर मुतवक्के इसराइल का ईरान का रिस्पॉन्स आया है। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर रिस्पॉन्स होगा। वो शायद समझ रहे थे कि ये जंग बड़ी आसान होगी। दूसरी तरफ आबना हुर्मज़, उसकी बंदिश के बायस दुनिया भर को परेशानी और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतवर जो मईशतें हैं वो लरसने लगी हैं। क्यों लरसने लगी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद एक और डेवलपमेंट सामने आई जब दो दोस्त ममालिक ने सालिसी के तौर पर कुछ चीज़ें लिख कर दी ईरान को, लेकिन ईरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उससे इनकार किया और कहा कि जब तक अमेरिका तमाम नुकसानात का अजाला और हर्जाना अदा नहीं करता तब तक अब मामलात को बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाया जाएगा। अमेरिका को शायद ये जोम था कि ईरान को रॉकेट्स के ज़रिए, बम्बारमेंट के ज़रिए डायलॉग की मेज़ पर लाएंगे और अपनी मर्ज़ी का मुआहिदा करवाएंगे। हैरत की बात यह है, ये जंग एक ऐसे वक्त पर शुरू हुई थी जब मुआहिदे के लिए डायलॉग्स चल रहे थे। टेबल पर बैठने का वक्त आया, उस वक्त अमेरिका पीछे हुआ और इस जंग में कूद गया। फिर इसके बाद नई नई डेवलपमेंट सामने आती रही। अमेरिका ने टॉप लीडरशिप, इसराइल ने टॉप लीडरशिप को अटैक किया और फिर वहाँ पर सुप्रीम लीडर उनको कत्ल किया गया, जिसके फौरी बाद ईरान ने एक और सुप्रीम लीडर को नामजद किया और वो अब मुश्तबा खामनाई हमारे सबके सामने भी हैं और उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जितना नुकसान हो चुका है इसके बाद हम इसराइल और अमेरिका को भागने नहीं देंगे। हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे, गल्फ़ की सिचुएशन पर बात करेंगे, नेटो पर भी बात करेंगे। अमेरिका अब नेटो ममालिक के तरले मिन्नतों पर उतर आया है और उन्होंने भी इनकार कर दिया इस मामले से कि अब हम नहीं इसमें पढ़ सकते। और जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी स्पीच ने भी पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा हैरान किया है जब उन्होंने कहा कि ये मामले में अभी पढ़ना ठीक नहीं होगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा माहिर आलमी उमूर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जावेद सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। जावेद साहब, ये जो सालिसी के लिए इस टाइम पेशकश की गई है दो दोस्त ममालिक की तरफ से इस जंग में, ईरान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि अब तमाम हर्जाना, तमाम अजाला अमेरिका करेगा तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। अमेरिका लगता तो यूं है कि बुरे तरीके से इस जंग में फंस गया। आप क्या समझते हैं? आप सही कह रहे हैं, अमेरिका फंस गया है। और बड़ी बात यह है कि दुनिया की सुपर ताकत और जिसको ये जोम है कि वो दुनिया के किसी खित्ते पर अपनी मिलिट्री पावर को प्रोजेक्ट कर सकता है, इसका मुजाहरा कर सकता है और अपने मिलिट्री मसल्स का पूरी तौर पर इजहार कर सकता है, वो फेल हो गया। एक तो उसकी इंटेलिजेंस फेल्योर है कि वो समझ नहीं सका कि ईरान जो है उसका ख्याल था कि उसके अंदर सैंक्शंस पे लगी हुई है और दुनिया के अक्सर ममालिक उसको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे और उसके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है और उसकी मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है। अंदरूनी तौर पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर कई मरतबा दाखिली सतह पर शोरश बर्पा करने की कोशिश की, लोगों को उकसाया कि आप इस हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हो और ये कोशिश की गई कि रजीम चेंज किया जाए, हुकूमत को तब्दील किया जाए। ये सारे हरबे उनके नाकाम हुए और उनका ये जुआ था जो उसने खेला है। और आपने अपने इंट्रो में सही कहा है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोवर्शियल वार या मुतनाज़ा वार है तो वो ये है जो उसने ईरान पे हमला किया है और ये इसराइल के कहने पे किया है। और ख़ुद इसराइल को अब होश ठिकाने आ गए, जिसकी माया नाज, सो कॉल्ड माया नाज एजेंसी है मुसाड, और उसका ख्याल था कि ये बिल्कुल हमें एक वॉक ओवर मिलेगा। अब वो अपनी खैर मनाए और देखे कि उनके अपने यहाँ क्या तबाही हो रही है। ईरान ने कमाल की स्ट्रेटेजी अपनाई है। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने सस्ते हथियार इस्तेमाल किए हैं। अमेरिका के इस वक्त जो 11 से 12 अरब डॉलर इन चंद दिनों में खर्च हो चुके हैं। इसराइल के इसके अलावा है।
सो ईरान ने एक बड़ा कैलकुलेटेड, कूल और बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया है। उसकी दो सतह हैं, एक ये है कि वो मिलिटरीली रिस्पॉन्ड कर रहा है, और दूसरा ये है कि वो इकोनॉमिकली भी इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लॉकडाउन करके उसने ये मैसेज दिया है कि दुनिया की इकॉनमी को मैं हिला कर रख सकता हूँ, और ये साबित हो चुका है। और आप देखें कि तेल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। जो रीजनल कंट्रीज हैं, मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन ईरान ने उनसे गिला किया है कि आपने इस जंग में मुझे तनहा छोड़ दिया। ईरान को तनहा छोड़ा है, और आपके ममालिक से अमेरिकन बेसेस जो है उनसे हमारे ऊपर, ईरान के ऊपर बमबारी हो रही है, और हमारे ऊपर ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं, मिसाइल हमारे ऊपर शूट किए जा रहे हैं, और यहीं से उड़कर अमेरिका के जो जदीद तैयारे हैं वो ईरान पर हमलावर हो रहे हैं। सो गिला भी है और जायज़ गिला है। और अब जो ये आपने सालसी की बात की है, ईरान की पोजीशन बहुत बेहतर है। लगता यह है कि सदर ट्रंप जो है बुरी तरह फंस गए हैं। इंटरनली ये बात बहुत अनपॉपुलर है अमेरिका में। इसके अलावा अमेरिका के एलाइज जो अफगानिस्तान में, इराक में, दूसरी जगहों पे अमेरिका को सपोर्ट करते रहे, अब उससे डिस्टेंस पे चले गए। वो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात की है, जर्मनी ने भी कहा है कि हम, और दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। चाइना और रशिया की पोजीशन तो और भी ज़्यादा क्लियर है। सो वो तनहा रह गए हैं, और वो मिन्नतें कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की कि आप हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने में हमारी मदद करें। और एक उन्होंने और बात की है, जो मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप साहब ने कहा है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन ईरान अब नहीं मान रहा, क्योंकि ईरान को पता है कि ये जंग अमेरिका हार रहा है। इसराइल का तो उसने भुरकस निकाल दिया है, और ये कि उसके कम लागत वाले हथियार हैं, वो उन हथियारों ने कमाल काम किया है। और उसने अपने मिसाइल्स को जिस तरह इस्तेमाल किया, एक तो ये बात भी है कि ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी मैं समझता हूँ कि शानदार है। उसने अपना सारा जो आर्सेनल है, जो मिलिट्री हार्डवेयर है, उसको डिस्पर्स किया हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों में उसको रखा हुआ है, जेर जमीन रखा हुआ है, और वो मुख्तलिफ जगहों से हमले कर रहा है। और ये समझते थे कि एक ही जगह कहीं उनके स्टॉक पाइल्स हैं, ये जो हथियार हैं, मिसाइल और ड्रोन, हम उनको बम्बार्डमेंट करेंगे। बड़े बड़े मिसाइल हमने मारे हैं, और बंकर बस्टर के जरिए हम इसके सारे जखीरे को तबाह कर देंगे। वो भी उनकी स्ट्रेटजी गलत निकली, और उसमें भी वो नाकाम हुए। अच्छा, आपने अब एक चीज़ बड़ी अच्छी ईरान पॉइंट में आउट की है अभी जावेद साहब, कि कम लागत वाले सस्ते हथियारों से उन्होंने जिस किस्म की इस जंग में मूव ली है डॉक्टर शाजिया, पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि अमेरिका के गुब्बारे से हवा निकल गई, और शायद अमेरिका के लिए दुनिया में अब उस तरह से सुपर पावर मनवाना या असरअंदाज होना या किसी भी मुल्क में हमला कर देना, किसी के सदर को उठा के ले जाना, ये शायद उस पोजीशन पे अब मुश्किल हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो जंग है उसका जो टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं वो भी बिल्कुल जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी। मिलिट्री एनालिस्ट अब ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि ये जो बड़े बड़े एयर कैरियर्स हैं और बड़ी बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं, ये तो सिटिंग डक्स हैं। आप देख लें, इब्राहिम लिंकन है, फोर्ड है, जॉर्ज बुश है, और पता नहीं अब तो सुना है वहां से त्रिपोली और पता नहीं कौन सा एक और जो है वो भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे भी ईरानी जो हदूद है उसमें दाखिल होने की जुर्रत भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत विजिबल है, ये ज़मीन के ऊपर हैं और बहुत आसानी से टारगेट हो सकते हैं। तो जंग के डायमेंशन ही चेंज हो जाएंगे। जो ईरान ने अपनी एयरफोर्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल खर्चा नहीं किया, और उनने अपनी ग्राउंड फोर्सेस और ख़ास तौर पे जो है अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, और फिर उस सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डिस्पर्स करके उसके जो लॉन्चिंग पैड्स तक जो है वो ज़मीन के अंदर रखे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जंगी हिकमत अमली है वो एक नया सबक बहरहाल सीख रही है। वो हर एक एक्टिव वॉर के बाद चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है एक सुपर पावर के सुपर पावर होने का या ना होने का, तो अगर हम उस सुपर पावर को एक एम्पायर समझें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हिस्ट्री में जब भी एम्पायर्स जाती हैं
वो आसानी से नहीं जाती हैं, वो बहुत तबाही और बर्बादी मचा कर जाती हैं। ये बहुत मुश्किल है इस ह्यूब्रिस को मेमेसिस में बदलना। इसके दरमियान में कथारसिस का जो अमल है उसके लिए एक बहुत साउंड पर्सनैलिटी और साउंड नेशनहुड चाहिए होता है कि आप खुद को ओवर स्ट्रेच करके किस तरह से वापस आ जाएं, तो फिर आप उस जो एरर ऑफ जजमेंट है उससे बच सकते हैं। वरना ये सिक्लिकल है ये प्रोसेस। आपका तकब्बर जब खाक में मिलने के करीब होता है तो जो मुतकब्बर होता है वो कभी ये मानने पर तैयार नहीं होता कि अब मेरे जो डेज हैं वो नंबर्ड हैं। ये सबसे बड़ी खौफ की बात है। अभी तो फिलहाल पूरा मीडिया उनके कंट्रोल में है, वो अपने KIA जो है किल्ड इन एक्शन झूठ बोल रहे हैं, 50 से ज्यादा हैं, कभी 3 कहते हैं कभी 6 कहते हैं। गल्फ से 2 एयर एम्बुलेंसेज रामस्टाइन एयर बेस पे पहुंची हैं जर्मनी में। 2 एयर एम्बुलेंसेज में ये खुद मान रहे हैं जी कोई 100 सवा 100 बंदा है, इतना नहीं होता, इससे ज्यादा होता है। और वहां पे उस मिलिट्री बेस के ऊपर सोशल मीडिया ग्रुप में ये खबर भेजी गई है कि जी खून डोनेट करें। तो इसका मतलब है हालत बहुत खराब है। 7वां जहाज इनका हवा में जो है वो तबाह हो रहा है। पहले पे इन्होंने कहा फ्रेंडली फायर है, दूसरे पे फनी खराबी थी, तीसरे पे कोई और बहाना बनाया, 7वें की दफा मान गए कि हमारा एयर रिफ्यूल टैंकर जो है विद द 6 पर्सनल इनसाइड जो है हवा के अंदर ही जो है वो जलकर खाक हो गया है। तो ये इतनी अमवात, इतने बॉडी बैग्स, इतने इंजर्ड और इतना नुकसान, अगर ये समझते हैं कैमोफ्लेज करके ये झूठ बोलकर और एक ऐसी जंग जो कि इंतहाई जो है वो लीस्ट पॉपुलर है, बल्कि पॉपुलर है ही नहीं इनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन में, उसके अंदर ये समझते हैं कि ये इस चीज को लंबा चला लेंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको अब हर तरफ से जो है वो एक प्रॉब्लम है। इनको मिलिटरीली प्रॉब्लम है, इनको डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम है जो इनने सोचा भी नहीं था। इनकी सर्द मोरी जो गल्फ कंट्रीज की तरफ है, जो यूरोपियंस की तरफ है, जो इनको ये तमाशा बनाते थे, कभी कहते थे 5% अपनी GDP ज्यादा करो, कभी रिसेंटली मार्को रूबियो कह रहा था कि तुम लोगों के अंदर इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम है, हमें कॉलोनाइजेशन की तरफ वापस चला जाना चाहिए। तो ये जो सबक उनको सिखाते थे, अब जब बारी आई है तो बारी बारी उन्होंने कहा है जी हमारी जंग नहीं है, हम नहीं शामिल होना चाहते, हमारी जंग तो यूक्रेन की जंग थी, उसके लिए आपके पास कोई थार्ड और पेट्रियाट नहीं था। तो वो तो हम कह रहे थे कि हमें रशिया को शिकस्त देनी है, फिर हम आगे कहीं बढ़ेंगे। वो आप हमारा किस्सा दरमियान में छोड़ के हमें तमाशा बना के हमें एनर्जी क्राइसिस में डाल के नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन हमने खुद उड़ा दी। और अब इस हालत में आप उधर से स्टेट ऑफ हुर्मुज भी बंद करा बैठे हैं और अभी हमें धमकियां दे रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज अपनी नेवी से खुलवाओ। कौन सी नेवी से? इवन जर्मन चांसलर ने तो ये भी कहा है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के बाद हमारे पास ऐसा क्या है कि हम वहां जाके कुछ कर लेंगे। तो सूरत हाल ये है कि हमें एक एम्पायर की शिकस्त दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि एम्पायर्स आसानी से नहीं जाती हैं। वो एक्सट्रीम मेजर लेती हैं, वो क्लिंग ऑन करती हैं अपने इंपीरियल वेंचर्स के साथ। ये ना तो गल्फ से आसानी से निकलेंगे, ना ये इस जंग में से आसानी से निकलेंगे। इनके पास कोई लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट ईरान में नहीं है, वो सारे जमीन के नीचे हैं। ये सिविलियंस के ऊपर बम्बार्डमेंट किए चले जा रहे हैं, अस्पतालों पे, स्कूल्स पे, और इस जवाब में इसराइल पे बहुत नुकसान हो रहा है। और उसके अंदर हम इतनी स्लिपरी स्लोप पे बैठे हुए हैं कि सऊदी अरेबिया की हद तक तो ठीक है, बाकी गल्फ कंट्रीज को हम क्या कर सकते हैं अगर आप रुक नहीं रहे हैं। अब कल जो इनके खार आइलैंड के ऊपर अटैक हुआ है, वो सारे का सारा अटैक इनिशिएट हुआ है UAE से। उसके बाद फिर UAE अगर कहे कि जी ये मुझ पे अटैक ना करें तो ईरान किस पे अटैक करे, वापस बदले का अटैक भी अपने ऊपर ही कर ले। तो ये सिचुएशन इतनी लेयर्ड, इतनी कॉम्प्लेक्स है। और ट्रंप जो है वो कभी 1.5 घंटा पुतिन से कॉल कर रहे हैं तो पुतिन ने अच्छा, उनको इसमें साफ जवाब सवाल दे दिया। ये है कि जिस तरह से लोग ये कह रहे थे कि जी तीसरी जंग की शुरुआत होगी, मुझे तो लगता है सारा गल्फ इसमें है, अमेरिका इसमें है, यूरोपीय यूनियन को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट में है, चाइना रशिया इस वॉर का हिस्सा है, और पूरी दुनिया तकरीबन इस वॉर का हिस्सा है। एक तरफ यूक्रेन थी जिसको लोग भूल बैठे हैं, अब ये वॉर उससे बहुत बड़ी हो गई है और उसको ये करार दिया जा रहा था कि वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगी, जबकि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि शायद वो मगरिब का इशू ज़रूर हो सकता है, मशरिक में उसके लिए कोई परेशानी मौजूद नहीं। लेकिन अगर मशरिक से कुछ होता है, चूँकि ये सारे ममालिक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़, ईरान, चाइना, रशिया, सारे ममालिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। दुनिया की इकॉनमी का 60 से 70% बड़ा पेट्रोलियम का ज़ख़ीरा ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ होगा तो जाहिर है पूरी दुनिया में जंगों की आपदाएं हुर्मुज़ के बंद होने से ये सारी दुनिया को परेशानी शुरू हुई। ब्रेक लेंगे, ज़रा वापस आएंगे, इसी को लेकर आगे भी बढ़ेंगे। नेतन्याहू के वासिल जहन्नुम होने की बातें हो रही हैं, 3
वीडियोस उन्होंने शाया की, जारी की हैं, लेकिन तीनों की वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, और ये हम नहीं कह रहे, मगरिब भी कह रहा है, हम नहीं कह रहे, उन्होंने उसको जाली करार दिया। अली लारेजानी के कत्ल की बात की जा रही थी, दावा किया जा रहा था, लेकिन उनके हाथ से लिखा खत मंजर आम पर आ गया। तो हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको, और बात करें हम ईरान, इसराइल, अमेरिका इस जंग की। ज़रा इसके बाद हमने डिस्कशन करनी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान चैप्टर पे भी, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। नासिर शिराजी साहब माहिर आलमी उमूर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर शाजिया हमारे साथ हैं, जावेद सिद्दीक साहब भी साथ हैं। नासिर शिराजी साहब, बात हो रही है ईरान, इसराइल, अमेरिका को लेकर। हम ये बात कर रहे हैं कि जोम टूटा है, एक गुब्बारे से हवा निकली है, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये बात हो रही है, ख़ास तौर पे अमेरिका के अपने अंदर। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा जंग चल रही है कि हम जंग लड़ किसकी रहे हैं। हम अगर इसराइल की जंग लड़ रहे हैं तो हम कौन हैं? वहाँ के अपने फौजी कह रहे हैं हमने ओथ अमेरिका के लिए उठाया था, जंग हमें इसराइल के लिए लड़ाई जा रही है। इनके बहरी बेड़े जिनका बड़ा दहशत फैला रखी थी, उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, कोई भी चीज़ बची नहीं है। गल्फ भी इसमें इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया किसी न किसी तौर इस जंग में, और नेटो ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए। जी देखिए, बहुत शुक्रिया। चार सतह पे अमूमी तौर पे हम समझते हैं कि चार डोमेन्स हैं जिसके जरिए से सुपर पावर या बड़ी ताकतें अपना गलबा डिक्लेयर करती हैं। एक उनकी मिलिट्री पावर होती है, एक उनकी पॉलिटिकल पावर होती है, तीसरी उनकी इकोनॉमिक पावर होती है, और चौथी आइडियोलॉजी होती है। कोई भी पावर जो है ना, वो इन चार डोमेन्स के ऊपर खड़ी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ी मिलिट्री माइट कहता था, लेकिन आज आपके इस सवाल से बड़ा वाज़ेह है कि अगर अमेरिका खुद अपनी सारी ताकत लगा के हॉर्मस स्ट्रेट नहीं खुलवा पा रहा और वहां पर अपनी चीजें रेगुलराइज नहीं करा पा रहा, और फिर उसे यूरोपीय यूनियन की और नेटो कंट्रीज की मदद की जरूरत पड़ गई है, तो उसे मान लेना चाहिए कि उसकी मिलिट्री माइट कंप्रोमाइज हो गई है। और इसी तरीके से उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो क्लैप्स कर गया है, और इस वक्त उनका कोई एक अड्डा और कोई एक ऐसी इंस्टॉलेशन नहीं है जो ईरानी मिसाइलों की जात में ना हो, और जहां अब उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो एट लोएस्ट लेवल काम ना कर रहा हो। फिर हम देखते हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक पावर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट आया ही इसी बेस के ऊपर था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसकी रियलाइजेशन थी कि वार की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो डीरेल हो गई है, और हमें दोबारा अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए एक तो वॉर से फाइट करना है, और दूसरा हमने अपनी इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करना है। दोनों चीजें उनके गले पड़ गई। इकोनॉमी जो उन्होंने टैरिफ वार स्टार्ट की वो भी उनके गले पड़ गई, और इस जंग ने, जिस जंग के अंदर वो इसराइल के लिए और इसराइलियन के लिए दोनों एक दूसरे के लिए आए, इस जंग ने न फकत ये कि उनकी इकोनॉमी का इस वक्त अगर आप सिर्फ जो डाटा है वो देखें, खुद अमेरिका के अंदर इस वक्त एक इक्तिसादी बहरान शुरू हो गया है। और ये मुझसे पहले जो पैनलिस्ट थे वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही थी कि जो बड़ी एम्पायर्स है ना, उनको डूबते भी टाइम लगता है। ये हकीकत है कि इस वक्त एक ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हो गया है इसी हुर्मुज से, और अमेरिका जो सिर्फ 1% रिलाई करता है इस खित्ते के तेल के ऊपर, वहां पर इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच शुरू हो गया है, और कंपनीज के लिए एक प्रॉब्लम वहां स्टार्ट हो गई है। और फिर इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होती है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ। अगर बाकी कंट्रीज की बाइंग और परचेजिंग पावर कम होगी तो अमेरिका के साथ भी अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा। इस वक्त वहां गैसोलाइन की प्राइसेस जो है वो भी बढ़ गई हैं। तो ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त वो इक्तिसादी कुव्वत भी जो है वो नहीं रहे। और तीसरा यकीनी तौर पे पॉलिटिकल था। जब चाहते थे कभी वेनेजुएला मॉडल, कभी जिस कंट्री के अंदर चाहे हुकूमतें बदले, लेकिन ईरान ने उनके सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं। यहाँ टॉप लीडरशिप की शहादत के बावजूद वो बड़ा एक इंसजाम है उनके अंदर, इंटेग्रिटी है, जबरदस्त कुव्वत के साथ वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल बॉदर नहीं किया एक वक्त में 28 अड्डों को हिट करना, 8 ममालिक के अंदर अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को हिट करना, 3 बर्रे आजम यानी अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साइप्रस यूरोप में 3 बर्रे आजमों में डायरेक्ट अमेरिकन प्रेजेंस को काउंटर करना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये साफ है कि अमेरिकन इस्तेमालियत जो है ना वो इस वक्त कंप्रोमाइज हो चुकी है, और उसका जो शिप है वो सिंक हो रहा है, उसके अंदर बड़ा होल हो चुका है। और अब जो प्रिवेल करेगी, क्योंकि ईरान ने जिस बेस के ऊपर किया वो आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी क्या है? वो है नॉर्म बेस्ड वर्ल्ड की। अमेरिकन डिनायल है नॉर्म बेस्ड वर्ल्ड का। अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है माय पर्सनल मोरालिटी इज इंटरनेशनल लॉ। अगर इस तरह होगा तो माइट इज राइट होगा, और यही वो बात है जो अभी यूरोपीय यूनियन ने की है कि अगर हम इसी तरीके से अमेरिकन जंगों का शिकार बनने लग पड़े जो हमारी जंग नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली पूरी ग्लोबल क्यास होगा और हम जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त ईरान का जो स्टैंड है उसने अमेरिकन गुब्बारे से तो हवा निकाल ही दी है, लेकिन एक अल्टरनेटिव भी दे दिया है कि दुनिया को अगर नॉर्म बेस्ड और ऑर्डर बेस्ड रूल करना है तो हमें दुनिया के लिए कुछ मेयारात
बनाने पड़ेंगे, हमें जो है बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना पड़ेगा, नॉर्मेटिव वर्ल्ड बनेगी, और माइट इज राइट का कानून नहीं चल सकेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो शिप है वो सिंक कर रहा है और ग्रेजुअली उसके अंदर पानी भरता जा रहा है, और हम अपनी आंखों से ये सही चीज बात देख है। रहे हैं। अच्छा, ये जो जावेद साहब बार बार जाली वीडियोस का सामने आना, एआई से वीडियो क्रिएट करना नेतन्याहू को लेकर, इससे क्या मैसेज अखज़ किया जाए? दूसरी तरफ उन्होंने सैयद अली लारिजानी के भी कत्ल का दावा किया था, लेकिन उनके हाथ से लिखा हुआ अपना खत भी मंजर आम पर है। लेकिन नेतन्याहू के हवाले से 3 वीडियोस, तीनों को सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ने जाली करार दे दिया। देखिए, जो जंग है, एक तो मैदान जंग में लड़ी जा रही है, मिसाइल फायर हो रहे हैं, ड्रोन्स हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, और एयर पावर यूज हो रही है, और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव्स की जंग है, मीडिया की जंग है, और इसमें सोशल मीडिया भी शामिल होगा। एक नई डायमेंशन है इस मरतबा जो जंग हो रही है, उसमें एक बिल्कुल नई डायमेंशन आ गई है। ये जो वीडियोस आ रही हैं, अगर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इफ इज अलाइव एंड हेल एंड हार्टी, तो उसको चाहिए कि ये सारी चीजें जो है इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस प्रोपेगेंडा को वो सामने आए और अपना अपना दीदार कराएं, लोगों को बताएं कि आई एम हेयर, आई एम अलाइव। ये जो अभी तक सारी गू की कैफियत है, और कभी एक वीडियो आती है, कभी कहते हैं एआई जनरेटेड है, कभी कहते हैं क्या है, कभी क्या है, इसको वो एकदम खत्म ऑफसेट कर सकते हैं अगर नेतन्याहू सामने आके कोई स्पीच कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही वहां कर दें अपने मुल्क में, जर्नलिस्ट को बुलाकर, तो पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। इसको वो खुद इस परसेप्शन को तकवीयत दे रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और इसका एक इम्पैक्ट हो रहा है। चले, वैसे अल्लाह करे ऐसा ही हो, अच्छा है, जानू वासिल हो। जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ऐसा शरपसंद आदमी जिसने दुनिया भर में उसका अमन जो है उसको तबाह किया, और मुसलसल ये कह रहा है कि ईरान जो है वो सबसे बड़ा डेंजर है, ईरान सबसे बड़ा खतरा है, ईरान हैज टू बी एलिमिनेटेड, ईरान की न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर सलाहियत को ख़त्म करना है, और यही मंत्रा वो उसने जारी किया हुआ था। और अमेरिका को भी उसके जो ट्रंप साहब के एडवाइजर हैं वो कहते हैं, और ट्रंप ने खुद भी माना है कि इसराइल ने उनको मोटिवेट किया, इसराइल ने उनको तैयार किया मेंटली कि ईरान एक बड़ा थ्रेट है और इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, और ये हमला उसी की शय पे हुआ है। लेकिन जावेद साहब, यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे खित्ते के जो की प्लेयर्स हैं, क्या वो अपना रोल उस तरह अदा कर रहे हैं? और जाहिर है ईरान इतनी लंबी जंग लड़ रहा है, तो जो सपोर्ट बड़े ममालिक की है उसके बगैर तो ये नामुमकिन ही था। चाइना, रशिया, इसका रोल क्या है? रशिया के बारे में अमेरिका के अपने अंदर आवाज़ उठ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कमज़ोर करके तो रशिया को पावरफुल कर दिया। देखिए, रशिया तो उसका एलाई है, कोई शक नहीं, और जितनी भी ये पिछली कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो रशिया स्टूड बाय ईरान, और जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है या ड्रोन्स हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें रशिया का भी और किसी हद तक चाइना का रोल है, और इसीलिए वो इतने अरसे तक, जबकि वेस्ट ने उन पर संगीन पाबंदियां आयद की हुई थी, तो उन्होंने ये जो कुछ अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाया है, या जितना भी उनके पास जखीरा है मिसाइलों का, ड्रोन्स का, और दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह, ये रशिया की मदद से बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। तो दे आर स्टैंडिंग बाय, रशियंस आर स्टैंडिंग बाय ईरान, लेकिन वो ओपनली, क्योंकि उसको भी यूक्रेन की वार में रशिया को इंगेज कर दिया गया है, और वो एक दो फ्रंट्स के ऊपर शायद न लड़ सके, लेकिन वो यकीनन ईरान की मदद कर रहा है। ये बातें भी सामने आ चुकी हैं कि इसराइल, अमेरिका की जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस जो है रशिया और चाइना दोनों ईरान को फराहम कर रहे हैं, और जो सारा बैटल फील्ड है, जहाँ जहाँ उसकी डिप्लॉयमेंट है अमेरिका की, जहाँ उसके शिप्स हैं, बाकी जो डिप्लॉयमेंट है, जहाँ उसके मिलिट्री बेसिस है, उनके बारे में क्लियर और प्रिसाइज इंटेलिजेंस जो है वो शायद चाइना और रशिया दोनों
इसको सही। फराहम कर रहे हैं। ये एक बात भी आगे हो सकती है। अच्छा डॉक्टर शाजिया, ज़रा रोल ऑफ इंडिया हमेशा से साजिशी, हमेशा से सेम उसकी मॉडस ऑपरेंडी है जैसी इसराइल की है। वो अपने तमाम मोहसिनों के पीठ में छुरा घोंपता है। अभी भी 3 टैंकर ईरान उनसे छोड़ने का मुतालबा कर रहा है जो कि भारतीय कब्जे में। आप अंदाज़ा करें कि ऐसे जंग में एक जगह पर उन्होंने ईरान के जहाज़ को सिंक करवाया, उनकी शहादतें करवाई, दूसरी तरफ टैंकर्स पे कब्जा किया। ये क्या सिचुएशन है और क्या रोल है उनका? और वहाँ तो उनकी आर्मी खुल के कह रही है कि हम इसराइल के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं इस जंग में। और बड़ा लंबा अरसा वो झूठा एक खौल अपनाए रखा उन्होंने दोस्ती का ईरान के साथ। नहीं, वो भी अपने अंदर से, उनका भी, उनकी हालत भी अमेरिका से मुख्तलिफ नहीं है। वो भी अपने अंदर से एक्सप्लोड होने के लिए तैयार हैं। उसके अंदर भी जो सुक्की है, जिनके पास अगर रूम टेम्परेचर लेवल की भी इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है हिंदुस्तान के अंदर, वो लोग बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। और जिन ऑयल टैंकर्स की आप बात कर रहे हैं, ये ट्रेड ऑफ जो है वो ईरान ने कहा है कि आप वो जो ऑयल टैंकर्स हैं वो छोड़ेंगे और फिर उसके बाद 2 जो हैं वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से बाहर निकल सकते हैं। जिसको ये बाहर निकल के कह रहे हैं जी हमारी बहुत बड़ी डील हो गई है ईरान के साथ, तो अब हम वहां से गुजर सकते हैं। बात ऐसी नहीं है। ये हर चीज जो है वो उसको छुपाते हैं। और अब रिसेंटली जब ये रशिया के पास दोबारा इजाजतनामा मिलने के बाद तेल खरीदने के लिए गए हैं, तो रशिया ने कहा है कि हाँ ठीक है, तेल तो हम आपको देते हैं, मगर वो डेफर्ड पेमेंट पे और सब्सिडाइज उस पे नहीं दिया जाएगा। वो आपको हम फराहम करेंगे मार्केट से भी 5 सेंट ज्यादा के प्राइस के ऊपर। तो जब आपको आपके चाचा जान ने कहा है कि जाके वहां से तेल अब आप खरीद लें क्योंकि आलमी मंडी में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब आप घूमते घूमते फिर वापस आ गए हैं। और यही हालत इनकी जो है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी है कि वो भी इनसे शदीद जो है वो नाला है कि इनकी पोजीशन की कोई समझ नहीं आ रही। और इस साल ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करना है और चेयर भी करना है। तो जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो भी सर जोड़ के ये बैठे हुए हैं कि क्या इनको ब्रिक्स में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो किसी भी जो है वो थाली का बैंगन नहीं है। कभी वो इस तरफ है, कभी वो उस तरफ है। और अब एक लूजिंग प्रोपोजिशन में, जिसको अराची ने बाकायदा खुल के कहा है कि हमें बड़ा दुख है, इस हालत में नेतन्याहू का हो सकता है अगर सगा बाप होता तो वो उससे हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। एक जेनोसाइडल मैनियक से जाके आप वहां पे फोटोशूट कर आते हैं और ऑकवर्ड किस्म के उसके साथ जो है उसे हग्स कर रहे हैं और अपनी दोस्ती का यकीन दिला रहे हैं, जब उसके नहीं, एलाइज ये थोड़ा सा यहाँ उससे तक नहीं डिस्टेंस रही। रखना। वहां खड़े होने के बाद यहाँ से जंग इनिशिएट हुई, मतलब इन्होंने उसकी पुष्टपनाही की, उसके बाद फादरलैंड भी करार दिया है। बिल्कुल नहीं, ये कहा ना कि आप फादरलैंड है, मदरलैंड है। और उससे जो जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो बहुत ह्यूमिलिएटिंग और इंसल्टिंग बात है कि इनसे इस जंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई थी। इनको बिल्कुल पता नहीं था कि ईरान के ऊपर जो है अटैक करने की टाइमिंग ये है, यानी इधर मेरा प्लेन जो है वो लैंड करेगा और इधर इसराइल। तो इससे बड़ा जो है इसराइल से भी फिर साबित हो गया कि एक ऐसी जंग के अंदर वो जाने लगा था जो उसने ना तो अपने बेहतरीन जो है मदरलैंड के साथ शेयर की हुई थी, और ना ही उसको कोई फेस कीपिंग भी दी कि जिसके पड़ोस में तुम रहते हो, जिस चाबहार पे तुम ट्रिलियन ऑफ डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, फिर उसके बाद वहां से भी भाग गए। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये भाग जाते हैं, ये पैर नहीं रखते। एक होता है ना, फोक विजडम में कहते हैं कि किसी का साथ देना, किसी का साथ निभाना। पक्की सड़क पे तो हर कोई चलता है, जब थोड़ा सा आप ऑफ रोड होते हैं तो तब कोई जो साथ चलता है उसको हम कहते हैं जी वो खानदानी लोग होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इन टोटेलिटी आपको वहां पे खानदानियत या ये कल्चर के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आपको नजर नहीं आती, कलेक्टिव विजडम नहीं है साथ देने का, और वो भी मुश्किल वक्त में साथ देने का। ये गुडी गुडी सिचुएशन में आपके साथ हंकी डोरी में ठीक है। जो इनको लगा कि पता नहीं इसराइल ने क्या अचीव कर लिया है और इस ग्रेटर इसराइल के चक्कर में हम कोई ग्रेटर भारत यहाँ पे बना लेंगे। इनको ये भूल गए कि इनको कितनी मार हमसे पड़ी थी। ये भूल गए कि अगर इसराइल जिंदगी में किसी भी एक आर्मी का मुकाबला करेगा गजा के बच्चों के अलावा, तो उसको कितनी मार पड़ने वाली है। तो ये सारी कैलकुलेशन इनकी जो है, और वो जयशंकर की लेजर आई जो है, मैं तो उनको ढूंढती रह जाती हूँ कि कहाँ है वो। इतनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और इतनी ह्यूमिलिएशन जो है, उसके बाद एक कौम जो है वो सर उठा कैसे सकती है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं जी हम तो पाकिस्तान के अंदर जो है और उनके एक कर्नल ने बकायदा इंटरव्यू दिया है, और वो बड़ा संजीदा जो है वो मुबस्सिर माना जाता है। उसने कहा है कि हम, हाँ बिल्कुल हम अफगानिस्तान में हैं, और इसराइल का भी
ये मिशन है और हमारा जो है आपस में हमारा मिल जाता है, तो क्योंकि स्ट्रक्चरली पाकिस्तान एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट है, स्ट्रक्चरली प्रॉब्लमेटिक है, तो ये बैठ के बंदा बात करे कि इससे तुम्हारे मतलब क्या है, स्ट्रक्चरली क्या, कि तुम्हें दहशतगर्दी खुल के करने नहीं देता। तो और वो खुल के मान गए हैं कि जी हम अफगानिस्तान में हैं और और वो हम तो कह रहे हैं हम अफगानिस्तान को। दहशत बीएलए को, उसने कहा जी बीएलए को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से फंड आते हैं, अब इसी तरह हम उसको फंड देंगे, अफगानिस्तान को इसराइल फंड करेगा, हम मिल के। तो मतलब वो तो टेररिस्ट जमातों का वो तो खुद अपने सर ले रहे हैं ये बात, और उनके बड़ी सीरियस लीडरशिप ये बातें करें। नासिर खिजाई साहब, यही बात जो अभी डॉक्टर शाजिया कर रही थी भारत के रोल को लेकर, जिस तरह से छुरा घोंपता है वो पीठ में और बेपैंदे का लोटा है, जो रशिया के साथ हुआ उसको भी पता लग गया, जो ईरान के साथ हुआ उसको भी समझ आ गई। नहीं, दुरुस्त कहा है आपने। असल में U2 और I2 जो है ना, ये नेक्सस इस वक्त है रीजन के अंदर, जिसमें U2 में यूनाइटेड अरब एमिरेट और USA का नाम आता है, और I2 जो है इंडिया और इसराइल। तो ये चार ममालिक आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें रीजन के अंदर इजरायली इंटरेस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट मिलकर जो है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी वजह से आपने देखा, पहले KSA के साथ भी प्रॉब्लम्स आए, यमन के इशू के ऊपर भी वो हुआ, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ईरान मसले के ऊपर भी इनका आपस में बड़ा गहरा जो है वो कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो ताजा वाकया हुआ है, मेरे ख्याल है ये आई ओपनर था ईरान के लिए भी। जो ईरान का एक जो फ्लोटेला गया हुआ था, एक छोटा फ्लोटेला था, लेकिन वो इंडिया का गेस्ट था, और बुनियादी तौर पे वो नॉन मिलिट्री कैंपेन के ऊपर वहां पे गए हुए थे, जिसको इंडिया ही की वजह से और इंडियन ही ने उनको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की, डाटा भी प्रोवाइड किया, जिसके बाद अमेरिकन ने उसको हिट किया। और ये अभी जो अली लारीजानी का लास्ट स्टेटमेंट आया है, जो अभी रिटर्न जिसकी आप बात करें, वो वही है कि हम उनका बदला लेंगे, उन सेलर्स का, कि जिन सेलर्स को, तो वो भी सारी कॉन्स्पिरेसी जो है वो इंडिया की थी। फिर बहरहाल ईरान के अंदर काफी सारे इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो भी इंडियन स्पॉन्सर जो है वो पकड़ा गया, जिसको इसराइल जो है वो उसको बैकअप कर रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेक्सस एग्जिस्ट करता है, और ये इस पूरे खित्ते को भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है उन अहदाफ के लिए, जिन अहदाफ के लिए कभी हम ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, कभी हम जो है वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात करते हैं, जो सी पैक का अल्टरनेटिव या OBI को अल्टरनेटिव के तौर पे वो किया जा रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि चूंकि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, जिसमें इस खित्ते के अंदर उनके बहरी मफादात भी हैं, तो ये एक पेज के ऊपर हैं। और इसमें चूंकि करंट वार जो है वो, उसमें ईरान इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन और रुकावट है। अगर ईरान का सेपर या रुकावट या बंद जो है वो टूटता है, तो उसके बाद बाकी सारी मुस्लिम वर्ल्ड बहुत वीक और कंप्रोमाइज हो जाएगी। और इस बंद के टूटने से बिलाखिर अमेरिकन हेजमनी जो है वो, जो एक श्रिंकिंग थी, वो यकदम रिवर्स कर जाएगी। तो ये एक ऐसी जगह है कि जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी सलाहियत इस्तेमाल की, और उसके लिए इंडिया को, चूंकि रीजन के अंदर बिलाखिर इंडिया मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्वमेंट उसकी थी, इवन ईरान के अंदर भी थी, इन्वेस्टमेंट पर्पज पे, फिर ऑयल के हवाले से चीजें मौजूद थी। लेकिन आज जो ईरान की लैंग्वेज थी ना, बड़ी वाज़ेह थी। ईरान ने पहली बार उनके 2 जहाजों को निकलने की इजाजत दी है, इस शर्त पे कि 3 जहाज जो उन्होंने अमेरिका के दबाव के ऊपर उनको सैंक्शन कर दिया था और उनको कन्फिस्केट किया हुआ था, उनको रिलीज किया गया है, ईरान की तरफ वापस आए। तो मेरे ख्याल बड़ी रियलाइजेशन इस वक्त जो इंडिया और इसराइल के नेक्सस की है ना, वो इस पूरे रीजन के अंदर है, और पाकिस्तान के लिए भी है। और पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक दौराए पे है कि एक तरफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर इंडियन जो है वो और इसराइली दोनों का नेक्सस जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक तरफ ईरान अच्छा के नासिर अंदर साहब, ये अमेरिकी हमला अफगानिस्तान वाले जारी है, चैप्टर पे हम और बात करते हैं, एक ब्रेक लूंगा, इस पे बड़ी ज़रूरी बात करनी है हमने, चूंकि एक तरफ ये पूरा खित्ता अपनी जंग के अंदर, दूसरी तरफ एंगेजमेंट पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं और कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना भी बनाया जा रहा है। एमिनिशन हो, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बड़े मराकज़ को तबाह किया जा रहा है। वहाँ पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नासिर साहब प्लीज़ इसी से कंटिन्यू कीजिएगा, चूँकि अब ज़रा अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भी हमने बात करनी है। ये जो एक एंगेजमेंट पाकिस्तान की इस तरफ से हो रही है, इसराइल उनके लिए इतना बड़ा पैकेज अनाउंस करता है, इंडिया उनके लिए पैकेज अनाउंस करता है, ये तो बड़े मुसलमान बने फिरते थे, ये तो वहाँ पर शरीयत और पता नहीं क्या क्या झूठे दावे करते थे, और जिस तरह से वहाँ पे वहाँ की आवाम अब इनके खिलाफ है, और कितने एरिया में इनकी हुकूमत है, थोड़े से बाकी तो उन्होंने दहशतगर्दों को बांट रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वो 24 से 23 हज़ार दहशतगर्दों की रिपोर्ट, 23 से 24 मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के ऑपरेशन। चाइना इनसे ये सवाल कर रहा है, रशिया को इनसे परेशानी है, तुर्कमानिस्तान को इनसे परेशानी है, बांग्लादेश को इनसे परेशानी है। देखिए, बात जेन्युइन मसाइल हैं, वो अभी भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रेटर अफगानिस्तान का नारा लग रहा है,
दूसरा ये कि इसमें कोई शक नहीं है, अभी पिछले दिनों काबुल में एक जरगा हुआ था, हमारे अपने दोस्त भी जरगे में शामिल थे। जब वहां गए तो जो टीटीपी के लोग थे, जो जिसमें टीटीपी पंजाब की भी है, सराइकी इलाके की भी है, तो इनके साथ जो है जो सिक्योरिटी थी, 3 से 4 गाड़ियों की पर हेड सिक्योरिटी थी। इससे आप अंदाजा करें कि लेवल ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या है। अब अगर वो सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो तो ये समझ में आने वाली बात है कि वो सरजमीन इस्तेमाल होती है तो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। तीसरा ये कि एक कंट्री जो अपने आप को एमिरेट के नाम से या अमारात इस्लामिया के नाम से जाना जाता हो, उसका फलस्तीन के लिए ये कहीं आपको कोई एक्टिव रोल नजर नहीं आया। और बैक हैंड पे हो गया, अमेरिका के साथ भी अपनी रिलेशनशिप जो है वो बाकी है, उससे फंडिंग भी ले रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए हसासियत ये हो गई है कि पाकिस्तान अपने 2 फ्लैंक्स पे, एक फ्लैंक जो है ये वाली साइड है, और यहां पर अभी आपने देखा हिस्टोरिकल विजिट जो मुल्ला मुत्तकी का इंडिया का हुआ, और उस विजिट के दौरानिए में पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स शुरू हुए, और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी इस पोजीशन से कभी भी डेविएट नहीं किया। जब इंडिया की बात आ जाती है तो इंडिया और इसराइल तो इकट्ठे आते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने यहां पर अपना ग्राउंड जो है वो गेन किया है अफगानिस्तान के अंदर, और उसको पाकिस्तान के, और इस वक्त एक ऐसे ही मरले में हमें, अगरचे मैं समझता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस लिहाज से सक्सेसफुल है कि हमने अमेरिका के उसमें दबाव में आके या गल्फ कंट्रीज के दबाव में आके हमने ईरान के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया, बल्कि हमने ईरान के साथ अपनी अच्छी रिलेशनशिप जो है उसको बाकी रखा हुआ है। ये पाकिस्तान की अपनी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और साथ ही इसी गल्फ तरीके से कंट्रीज के अफगानिस्तान हवाले से भी हमारा मौकिफ बड़ा ओपन है। बैलेंस्ड मौकफ है, यानी पाकिस्तान ने तक अगरचे उनके साथ अपने रिलेशनशिप रखे हैं, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ ईरान नहीं है। और ईरान का जो लेजिटिमेट राइट है उसको पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया है, उनकी नई लीडरशिप को ओन किया है, और उनकी साबका जो शहीद लीडरशिप है उसके हवाले से अपने ताज़ीती पैगाम भेजे हैं। क्योंकि यू कैन चेंज द एलाइज बट यू कांट चेंज द बॉर्डर्स, क्योंकि बेलाफर आप अपने तो चेंज नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान की अपनी सलामती के लिए, एक तरफ अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी हो, एक तरफ जो है वो इंडिया बैठा हो, तो तीसरी साइड अगर ये भी हमारा इंस्टेबल हो जाए तो फिर आप समझे पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। तो बड़े मैं समझे बैलेंस तरीके से चले हैं, और मुहतात चलना पड़ेगा। तो बहुत क्रिटिकल टाइम है, और इस टाइम में हमें सबसे ज्यादा अपने अवाम को अवेयरनेस देनी होगी, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा इन थ्रेट्स के मुकाबले में, और हमें अपना नैरेटिव और बयानिया अवाम की तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक रखना होगा। जिनमें से एक चीज अगर हमारी करेक्ट हो जाए ना तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी, वो है हमें उससे बाहर आना पड़ेगा जो ट्रंप का बनाया हुआ बोर्ड ऑफ पीस है, क्योंकि इसने हमारे ऊपर बहुत क्वेश्चन खड़ा कर दिया। अगर इससे हम बाहर आ जाएं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा वाज़ेह और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जावेद सिद्दीक साहब, अफगान चैप्टर क्या करना है, कैसे करना है, क्या चल रहा है, और कितना लंबा यहाँ एंगेजमेंट रह सकती है हमारी? हमें तो दहशतगर्दों का खात्मा करना है वहां पे, और ये हमारी तो लड़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ है। ये दुरुस्त बात है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि पाकिस्तान 2 फ्रंट सिचुएशन से बचता आया है। उसकी कब देखो, उसका ईस्टर्न फ्रंट जो है वो आपको पता है, अजल से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ईस्टर्न फ्रंट हमारे लिए हॉस्टाइल था। वेस्ट का फ्रंट भी ओकेजनली ये होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि ये जो मगरबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, जिसको अफगानी मानते ही नहीं है, इसको ठंडा रखा जाए और 2 फ्रंट सिचुएशन ना पैदा हो। लेकिन इन्होंने, अफगानियों ने, पर्टिकुलरली तालिबान ने, जिन पर हम बहुत भरोसा करते थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है, अमेरिका भी कहता है कि ये पाकिस्तान ने क्रिएट किए हैं, इन्होंने हमें पीठ पे छुरा घोंप दिया है। सर, इनकी हिस्ट्री भी यही है। आप देखिए किस तरह से वो भारत की गोद, किस तरह से इसराइल से फंडिंग ले रहे हैं खुल के। तो हमें ये पाकिस्तान ने जो ये ऑपरेशन शुरू किया है, ये रिलक्टेंटली किया है। ये नहीं है कि खुशी से हमने किया है, या हम चाहते थे कि यहाँ भी हम जाके हमले करें। इन्होंने मजबूर किया है। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। पाकिस्तान ने इनकी मिन्नतें की, पाकिस्तान ने इनके साथ मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान ने अपने वफूद भेजे उलमा के, और उनसे कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, इसने आपके साथ मिलकर बड़ी ताकतों के साथ मुखासमत भी मूल ली है, लेकिन इसके बावजूद आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं माना, और ये टीटीपी और दाइश और बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, उनको इन्होंने छतरी फराम की, तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। पाकिस्तान ने अपनी हत्तल मकदूर कोशिश की कि डायलॉग से, डिप्लोमेसी से
और बातचीत से ये मसला हल हो, लेकिन उन्होंने मजबूर किया। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जब हमले रोजाना की बुनियाद पर, पुलिस पोस्ट पर हमले, आम शहरियों पर हमले शुरू हुए, तो पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू रिटेलिएट। और ये जो अब हमने ऑपरेशन शुरू किया, इसके जरिए हम उनको ये कहना चाहते हैं, ये मैसेज है कि इनफ इज इनफ, और अब हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। सो अब ये हो रहा है। और अब भी हमारे जो कई दोस्त हैं, जिसमें चाइना सरे फहरिस्त है, वो ये कोशिश कर रहा है कि बातचीत शुरू हो जाए, डायलॉग हो। और जो चाइना के वजीर खारजा हैं और चाइना का जो एनवाय, खसूसी एनवाय फॉर अफगानिस्तान, वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि बातचीत से मसला हल हो। लेकिन और जावेद साहब, बातचीत किन से करें? वो जो दहशतगर्दी को पनाहें देते हैं, वो जिनके यहाँ 23 किस्म की मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें, 23 से 24 हज़ार दहशतगर्दों को पनाह दे रखी थी, मजबूरन हमें ये करना पड़ा ना। इनसे बात का तो क्या फ़ायदा है? यहाँ पर तो ये हमले करते हैं, यहाँ पर तो हमारी जानो माल पर ही हमले करते हैं। 40-45 साल हमसे खाते पीते रहे, हमारी सोसाइटी का हिस्सा रहे, हमने बैनुल-अक़वामी लॉ के अंडर रहकर सब कुछ वो किया, जहाँ उससे बढ़ के किया जो करना चाहिए था। डॉक्टर शाजिया, जो अभी डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे थे, क्या इस चैप्टर का कैसे अंजाम होना है, और क्या आप देख रही हैं दोनों तरफ की जो एंगेजमेंट है, ख़ासतौर पे ईरान और गल्फ वॉर में भी इंडिया इसराइल, और यहाँ भी इंडिया और इसराइल? वो तो एक डिनोमिनेटर जो है वो है, दोनों के दरमियान है। लेकिन अफगानिस्तान के मसले का हल जो है वो बातचीत से मेरा नहीं ख्याल निकल सकता है। लेकिन हम उससे इनकार भी नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले नहीं किया था, और करना भी नहीं चाहिए। एक साइड लाइन पे मुज़ाकरात चलते रहने चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फिर आपकी जो बाकी की जो स्ट्रेटजी है वो आप बिल्कुल उसको बैक बर्नर पे रख दें। तो मुज़ाकरात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात किससे करने हैं? मुज़ाकरात उनसे जो कि अफगान पॉपुलेशन पे इम्पोज्ड हैं, जिनका हमें कोई पता नहीं है, जो जहां से उनकी दिहाड़ी लगती है वो लगा लेते हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे, और पूरे रीजन के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा है। और रिसेंट जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने वो टीटीपी जिसको वो मानते नहीं थे, उसको उन्होंने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में काबुल में रखा हुआ है, जहां से डिप्लोमेट्स ने जो है वो अपनी रिजर्वेशन जो है बाकायदा तहरीरी तौर पे भेजी है कि अटैक्स इनके हो रहे हैं, दहशतगर्द ये पकड़वाते नहीं हैं। और अब इन्होंने हमारे अड़ोस पड़ोस में सारे के सारे टीटीपी के लोग रख लिए हैं। तो उसके बाद ना इनके पास कोई बात है, ना इनके पास कोई और चीज़ है। हम फिलहाल हमें एक विंडो ज़रूर मिली है कि हमारे यहाँ भी आपको ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल मिल जाएंगे जो फिर ह्यूमैनिटी और पता नहीं क्या क्या का राग अलापना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि दुनिया की तवज्जो जो है वो और तरफ है, तो इनकी मार बहुत लग रही है, इनकी सही ठीक ठाक इनकी ठुकाई हो रही है। जितने बंकर्स वगैरह और कंक्रीट की बेसिस इनको बनाकर अमेरिका दे गया हुआ था, वो हमने मलबे का ढेर कर दिया है। असलहे के ठिकानों पे हमने हमले कर जी दिए हैं। बिल्कुल, एमुनिशन 30 और किलोमीटर टेक्निकल तक हम अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चले गए तबाह हुए हैं। किया है। जी डॉक्टर जी शाजिया। जी 30 किलोमीटर जो इनकी चेक पोस्ट जो थोड़ी ऊंचाई पे होती हैं, वो सब जो है वो हमारे पास हैं। और अभी भी जो है हम इन सिर्फ यही देख रहे हैं कि आप, अगर हम ये इल्जाम और ये बहतान बर्दाश्त करते हैं कि हम वॉर ऑन टेरर का हिस्सा थे और हम आप हमारी प्रोडक्ट हैं, तो फिर कम से कम आप इस ये बात तो माने कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट है तो आपको हम समझते जरूर हैं कि आपके साथ क्या करना है। ये और बात है कि हमने ना आपको कभी दोस्त समझा है ना दुश्मन समझा है। यहाँ पे एक ऐसी ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनाने में हेल्प करनी चाहिए जिसपे ये दहशतगर्द, फिलहाल सुनने में आया है कि पीछे, अब कहीं बहुत पीछे, अब दोबारा गारों में छुप गए हैं जाके। लेकिन ये गारों में छुपते हैं, चूहों की तरह निकल भी आते हैं फिर वहां से। तो कॉकरोच की तरह ये मरते नहीं है, इनको मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इनका नुकसान भी किया है। लेकिन ये इतना लुक्रेटिव बिजनेस है, इसमें स्मगलिंग इन्वॉल्व है, भत्ताखोरी इन्वॉल्व है, इसके अंदर ड्रग जो इन्वॉल्व है। है एक्सटॉर्शन मनी इन्वॉल्व है। और फिर अब आलमी ताकतें जब इनको हायर कर लेती हैं, तो फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। फिर तो अशरफ गनी की तरह जब आप भागते हैं तो आपका तो पूरा जाती चार्टर जहाज जो है वो नोटों से भरा हुआ होता है। तो इनके साथ हमें हार्ड ही डील करना पड़ेगा। सिर्फ हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है पॉपुलेशन के लिए, वो कर्स्ट है, उसका क्या करें? उसकी तो पिछली 500 साल की हिस्ट्री देख लें तो उनकी जिंदगी में चैन नहीं है। तो उसमें किसी और का कसूर नहीं है, उनका कसूर ये है कि उन्होंने हमेशा जो उन पे मुसल्लत किया गया है उसके सामने आमीन करके खुद वो अपने जो है रोजमर्रा जिंदगियों में ये चले चीज़ जाते जो हैं, आपने कही है कौमों ये की बड़ी तरह बिहेव इंपॉर्टेंट नहीं है। करते नासिर हैं। साहब, इस पे आपका व्यू चाहिए मुझे। ये जो वहाँ के अपने लोगों को भी अब ये एहसास हो रहा है, और पाकिस्तान तो इंतहाई इंसाइसिव ये अटैक्स कर रहा है। हमने बड़े मोहतात तरीके से ये कार्रवाइयाँ की कि किसी भी
आम आदमी को कोई कोलेट्रल डैमेज ना हो, सिर्फ उनके जो एम्यूनिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे पाकिस्तान पर हमले होते हैं। देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं और शायद कोई भी आके इसको डिसएग्री ना करे कि अल्टीमेट आपको डायलॉग करने पड़ते हैं, लेकिन डायलॉग की टेबल के ऊपर आपको रीजनेबल तरीके से लाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो बड़ा दुरुस्त है। अगर पाकिस्तान उनको ये न बताए कि व्हाट वी कैन डू, तो वो कभी भी मीनिंगफुल डायलॉग के ऊपर नहीं आएंगे। ये बात भी दुरुस्त है कि यहाँ एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हुई थी। इंक्लूसिव गवर्नमेंट में उज्बेक ताजिक जो बहरहाल अगर हम मिलाएं हम हजारा उज्बेक और ताजिक को, तो वो मेजॉरिटी बनते हैं, लेकिन उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। और अगर उनका कोई नुमाइंदा लिया भी गया तो वो इस तरह के अफगानिस्तान का, अफगान तालिबान का एक नुमाइंदा जो उनके रैंक्स में से है उनको लिया गया, ना ये कि वो उज्बेक या ताजिक नुमाइंदा था, बल्कि वो तालिबान का नुमाइंदा था जो मुमकिन है उस प्लान से ताल्लुक रखता हो। तो जाहिर है लोग आइसोलेशन फील करते हैं। खवातीन की एजुकेशन के हवाले से उन्होंने अनफेयर वहां पे कवानीन नाफिज किए हुए हैं, जॉब्स के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से बहुत ही पाबंदियां हैं और एक सफोकेशन की फिजा है। और इस सफोकेशन की फिजा में वो अपने सबसे बड़े अलाई और सबसे बड़े पार्टनर पाकिस्तान के साथ जो है वो बहरहाल इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इंडिया के वो सर कहने पे डॉलर्स उनके लिए मशहूर है। और आप देख लें जैसे इसराइल ने उनके लिए ऐलान कर दिया था, भारत ने उनके लिए ऐलान कर दिया था डॉलर्स, तो उसकी वजह से उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी हम तो दहशतगर्दी करेंगे, चाहे पूरा खित्ता हमसे नाराज़ हो, पूरा खित्ता हमसे तंग हो। नासिर सिराज साहब थैंक यू सो मच, जावेद सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा थैंक यू सो मच आपका, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।